नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है राज्यसभा। और जैसा कि आप जानते हैं जब हम संसद की बात करते हैं और इसके दो सदनों की बात करते हैं तो पहले को हम कहते हैं राज्यसभा, दूसरे को कहते हैं लोकसभा। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है जिसको आप जानते हैं। लेकिन जब अंग की बात करेंगे तो ध्यान रखिए यहाँ एक तीसरा नाम जुड़ेगा और वह है राष्ट्रपति का। तो ये क्या है? ये सदन है, सदन है जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो? हाउस बोलते हो। तो राज्यसभा, लोकसभा ये दो सदन हैं और तीसरा जो अंग है पार्लियामेंट का वह है राष्ट्रपति। और ये व्यवस्था कहाँ है? आर्टिकल 79 में। अब हमें देखना है एक्चुअली राज्यसभा को कि राज्यसभा में क्या सिस्टम है, इलेक्शन कैसे होता है, सारी चीज़ें, क्योंकि हमको स्पेशली यही पढ़ना है। तो पहली चीज़ जो आप जानेंगे वह है कि राज्यसभा को हम कई नामों से जानते हैं। एक तो हम इसको कहते हैं ऊपरी सदन, दैट इज अपर हाउस। दूसरा नाम इसे हम कहते हैं द्वितीय सदन, सेकेंड चैम्बर। और राज्यसभा का जो कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल नाम है अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये तीन नाम हैं, ऊपरी सदन, द्वितीय सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसलिए क्योंकि राज्यसभा में यह राज्यों की सभा है, राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लोकसभा में जनता आधार है, यहाँ क्या है? राज्य का प्रतिनिधित्व है, वहाँ जनता का प्रतिनिधित्व है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि यहाँ पे प्रतिनिधित्व की क्या व्यवस्था है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्या है? तो पहली चीज़ ये कि यहाँ किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। दूसरी चीज़ कि यह जो प्रतिनिधित्व है वह क्या है? असमान है। यह असमान प्रतिनिधित्व है। और जब हम कहते हैं असमान प्रतिनिधित्व तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि यदि हम अमेरिका का उदाहरण लें, यूएस में जाएं, तो यूएसए में जो सेकेंड चैम्बर है उसको हम बोलते हैं सीनेट। क्या बोलते हैं? सीनेट। और सीनेट का वहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ यह है कि 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं और प्रत्येक को दो प्रतिनिधित्व दिया गया है, दो सीट है उनकी। और इस प्रकार टोटल 100 है। यानी प्रत्येक राज्य से, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसकी जनसंख्या 50 लाख हो या 5 करोड़ हो, अमेरिका में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वह इक्वल है। और यह लगभग वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए कि किसी माता पिता के 4 संतानें हों, तो उसमें हो सकता है ना कि कोई गोरा हो, कोई सांवला हो, कोई लंबा हो, कोई छोटा हो, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई मोटा हो, कोई पतला हो। लेकिन माता पिता के लिए तो सभी क्या हैं?
ऑल आर इक्वल, सबका समान महत्व है। तो आइडियल सिचुएशन ये जो फेडरल सिस्टम का मेन एक आदर्श माना जाता है वह यह कि राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन हमने क्या किया था, हमने फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक शासन प्रणाली भी अपनाया, लेकिन हम अमेरिका की तुलना में ब्रिटेन से ज़्यादा प्रभावित थे। तो वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ किसी को समान प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य वहाँ आधार नहीं है। तो हमने असमान प्रतिनिधित्व को एक्सेप्ट किया और इस असमान प्रतिनिधित्व का जो आधार है वह क्या है, राज्य न होकर के उस राज्य की जनसंख्या है। क्या है, राज्य की जनसंख्या। जब राज्य की जनसंख्या को आप आधार बना देंगे तो होगा क्या, और अमूमन जो रखा जाता है 4 लाख पे 10 लाख पे 1, तो जाहिर सी बात है कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि आप यूपी की बात करें जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट है भारत में, तो वहाँ पे राज्यसभा में यूपी का जो प्रतिनिधित्व है वह 31 है। राज्यसभा से 31 मेंबर चुन करके आते हैं, जबकि आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो असम को छोड़ दें, असम नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट है जिसके 7 रिप्रेजेंटेटिव हैं। अदरवाइज आप जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, इस सबको क्या है, एक एक प्रतिनिधित्व है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 0 प्रतिनिधित्व है, या चंडीगढ़ को क्या है, 0 है। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ 0 से यदि आप ग्राफ लें तो 0 से लेकर के 31 तक जाता है। अमेरिका में क्या है, सारे स्टेट को 2-2 वहां से 2-2 प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। तीसरी बात इस प्रतिनिधित्व के संदर्भ में आपको जानना चाहिए वह यह कि जो 4th शेड्यूल है, 4थी अनुसूची है, उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी किस राज्य को कितने प्रतिनिधित्व मिलेंगे वह, या वहां से कितने राज्यसभा के मेंबर चुनकर आएंगे, इसकी व्यवस्था कहाँ है, यह है अनुसूची शेड्यूल 4th में। और अनेक बार ये पूछा जाता है कि राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है उसका वर्णन कहाँ पे है, तो आप याद रखेंगे कि ये 4th शेड्यूल में है। तो 4th शेड्यूल में है, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है, इसलिए क्योंकि सबकी जनसंख्या अलग अलग है इसलिए असमान प्रतिनिधित्व है। अमेरिका की तरह समान प्रतिनिधित्व नहीं है और यह राज्यों को आधार बना करके चलती है। राज्यों का यह सभा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं राज्यसभा। तो ये प्रतिनिधित्व की बात हो गई, जिसमें सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि असमान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि असमान जो प्रतिनिधित्व है जो भी है, तो इसका निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो यहां भी आपको कुछ चीजें याद करनी होगी और कोरिलेट करके याद करनी होगी। कोरिलेट कैसे, मैं कहूं कि आपको याद है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, आपको याद है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो यदि थोड़ा सा भी याद है तो आपको याद होगा कि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। दूसरी चीज, इसमें एकल संक्रमणीय
मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से भारत में जुड़ी हुई प्रणालियां हैं। तीसरी चीज ये कि ये जो राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं वे विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं और उसके निर्वाचित सदस्यों से, ध्यान रखिए, बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज। यहां आपको चाहेगा एग्जामिनर तो आपको उलझन में डाल सकता है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में होता है। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत प्रणाली से, उसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, चाहे विधानसभा के हों और चाहे संसद के हों। लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति में आते हैं तो मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य उसमें भाग लेते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि राज्यसभा में जो विधानसभाएं होती हैं, चाहे वह राज्य की हों, स्टेट्स की हों या यूनियन टेरिटरी के हैं, इनके निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। डी एक और चीज जो कि 2003 में जोड़ी गई थी वह यह कि पहले ये व्यवस्था थी कि जिस राज्य से आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं, आपको उस राज्य का मतदाता होना पड़ेगा, यानी कि वहाँ की जो मतदाता सूची है उसमें आपका नाम होना चाहिए, कहीं भी हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, क्योंकि आप राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं। लेकिन 2003 में यह तय किया गया कि भारत में कहीं भी, भारत में किसी भी मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए। और इसके पीछे का जो असली चीज है वो जानते हैं क्या है? वह यह है कि अनेक लोग लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाते हैं, तो यह एक बैकडोर एंट्री का काम करती है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जब आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, मान लीजिए कि जैसे अपने समय में अरुण जेटली जी पंजाब से उन्होंने लड़ा था वहाँ हार गए, तो जरूरी अब क्या है, उनको मंत्री बनाए रखना है, तो उनको राज्यसभा में भेजना पड़ेगा या दूसरी जगह लोकसभा में चुनाव वो लड़ें। तो राज्यसभा में भेजने का एक कि कहीं भी हो, चाहे पंजाब में उनका नाम हो, चाहे असम में नाम हो। मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, वो असम से राज्यसभा में आते थे। तो कहीं से भी आप भारत के कहीं भी हैं तो आप किसी भी राज्य में राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें काफ़ी विवाद भी हुआ था कि बाहरी लोग अलग स्टेट में जा कर के वहाँ के सदस्य बन गए, जैसे कपिल सिब्बल यूपी से मेंबर बन गए, जबकि यूपी से उनका कुछ लेना देना नहीं है। और तीसरी चीज़, पांचवी चीज़ कि पहले जो व्यवस्था थी वह यह थी कि गुप्त मतदान। यहाँ क्या था, गुप्त मतदान की व्यवस्था थी। जो मूल हमारा संविधान था वह कहता था कि जब राज्यसभा के लिए इलेक्शन होगा तो वह गुप्त मतदान के द्वारा होगा। सीक्रेट। लेकिन 2003 में इसको क्या कर दिया गया, खुला मतदान। तो 2003 में दो परिवर्तन किए गए कि किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस राज्य का मतदाता होना जरूरी नहीं है, आप भारत के किसी भी हिस्से में आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। और अगली चीज जोड़ी गई, यह भी 2003 की है कि जो मतदान होगा वह गुप्त नहीं होगा। कैसा होगा, वह ओपन होगा। तो ये प्रतिनिधित्व और निर्वाचन की बात हो गई कि चुनाव कैसे होता है।
अब सवाल ये है कि मान लीजिए कि आप ही चुनाव लड़ना चाहते हैं कि चलो हम भी क्या हो जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन मेंबर बन सकता है, यानी योग्यताएं क्या होंगी। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बस मैं दोहरा रहा हूँ कि एक तो यही है, सब में आता है कि क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब राज्यसभा में जाना है आपको, तो आप पाकिस्तान के तो नागरिक हो नहीं सकते। भारत में आप राज्यसभा या लोकसभा में जा रहे हैं तो आपको भारत का ही नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उम्र को लेकर के, 30 वर्ष की उम्र आप भी जानते हैं, लेकिन यहां मैं आपको सजग करूंगा कि यहां जो शब्दावली है वह है नॉट लेस देन 30 ईयर्स, नॉट लेस देन 30 ईयर्स। याद कीजिए, मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं किस लिए, इसलिए कि जब राष्ट्रपति को हम पढ़ रहे थे 35 साल वाली जब बात आई थी, तो मैंने क्या 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 कहा था कि वहां ये कहा गया है कि ही हैज़ कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स, वहां कंप्लीट करने की बात थी, और यहां किस चीज़ की बात है, नॉट लेस देन 30 ईयर्स। यही पे एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है, और आप चूंकि दोनों पढ़ कर गए हैं, एग्जाम में हमारा दिमाग थोड़ा प्रेशर में रहता है, तो हमें लगता है कि नहीं यार, नॉट लेस देन पढ़ा था और हम गलतियां करके चले आते हैं। तो 30 साल बड़े सिंपल सी बात है याद करने की। असली चीज़ यह है जब वह आपको थोड़ा उस सवाल को कॉम्प्लिकेटेड करना चाहेगा, तो ये कह सकता है। अब इसमें 2-3 बातें और है कि उसको मानसिक रूप से मानसिक विकृति नहीं होनी चाहिए, मानसिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए, और चौथी चीज है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और लाभ के पद की जब बात होती है तो आप याद रखिए कि जो मंत्री का पद है, यानी यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में मंत्री है, तो उसके इस मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना गया है, क्योंकि वह एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुन करके राजनीतिक पद पे आया है, या लाभ का पद नहीं है, यह अमूमन सेवा का पद है। तो ये 3-4 चीजें होनी चाहिए। अब चौथी चीज आती है कार्यकाल की। कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल में एक तो बेसिक चीज ये समझिए कि जब हम कहते हैं कार्यकाल, तो पहली चीज ये कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन है। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना होगा कि जो राज्यसभा है ये परमानेंट हाउस है, और परमानेंट हाउस है इसका मतलब ये कि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा भंग हो ही नहीं सकती। इसीलिए जब हम अक्सर कहते हैं कि भाई संसद भंग हो गई, और यह पावर प्रेसिडेंट को कहाँ है? 85(2)(b) में है। तो आप यदि इसको ढंग से पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो यह एक्चुअली लोकसभा 85(2)(b) किसकी बात करता है? लोकसभा की बात करता है। प्रेसिडेंट संसद को भंग नहीं करता, राज्यसभा को भंग नहीं करता, वो किसको भंग करता है? लोकसभा को भंग करता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। लेकिन
इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इनका कार्यकाल होता है और यह होता है 6 साल। 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इस 6 वर्ष में जो 1/3 मेंबर हैं, 1/3 जो सदस्य हैं, वह प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब संविधान बना था तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया था, इसे बाद में निर्धारित किया गया। जो जनप्रतिनिधित्व कानून है 1951 का, उससे निर्धारित किया गया 6 साल। और तभी तय हुआ कि 1/3 जो हैं वे प्रत्येक 2 साल बाद क्या होंगे, रिटायर होते चले जाएंगे। 2 और छोटी छोटी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, वह यह कि क्योंकि इसकी शक्तियों का वर्णन हम अलग से करेंगे, अभी ये केवल फॉर्मल चीज़ें इसमें बता रहे हैं कि इसका जो कोरम होता है, यानी जो बैठक के लिए जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/10 चाहिए। और टोटल स्ट्रेंथ क्या है, आप जानते हैं कि 250 जो है अधिकतम है, ये हो सकती है। और करंट में ये कितना है, 245 है। 233 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से, और 12 जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस 245 का 1/10 यानी कम से कम कितने, इसका 10% आप निकाल लीजिए। तो कोरम, उसके बिना राज्यसभा की बैठक नहीं हो सकती। 25 मेंबर आपको चाहिए ही चाहिए। और आखिरी बात मेरी तरफ से ये कि जो राज्यसभा की कार्रवाइयाँ होती हैं, राज्यसभा की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, यहाँ एक और चीज़ लिख दूँ, कोरम यह क्या है, 1/10 है। और आखिरी बात जो छठी है वह यह कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी उसके लिए किसी निर्वाचन की जरूरत नहीं होती। एक्स ऑफिसियो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा वह स्वतः ही बिना किसी इलेक्शन के, जैसे स्पीकर का इलेक्शन होता है ना, वैसे सभापति का इलेक्शन नहीं होता। जो वाइस प्रेसिडेंट है वही एक्स ऑफिसियो होता है, क्या, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जो उसकी कार्यवाही को संपादित करता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस राज्यसभा के कार्य क्या हैं,